अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौजू हैं। एक तो यह कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सादिक संजरानी को बड़े महफिल में बड़ा ताना मारा, उस पर बात करते हैं। और साथ में हामिद मीर साहब ने अपने एक व्लॉग में बहुत ख़तरनाक इंकशाफ किया है, उस पर भी बात करते हैं। और साथ में मौलाना हक दो तहरीक मौलाना हिदायत रहमान, वो अभी जमा इस्लामी के साथ रहेंगे या हक दो तहरीक के साथ, एक ही टाइम पे दो पार्टियों में से किसको चूज़ करेंगे, या जमा इस्लामी या हक दो, इस पे बात कर लेते हैं। और सरसरी ये भी बताएंगे कि जाम कमाल साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, कल वाला जो हमने व्लॉग किया था उस पर। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं जाम कमाल ख़ान साहब का, जो कल हमने व्लॉग किया था कि वकामा मकामा जाम साहब का निकल गया था और उसका कुछ ज़ाहिर के एतराज़ात भी उठाए गए थे इलेक्शन कमीशन में। उसका कल जाम साहब ने एक मौक़िफ़ दिया है। मौक़िफ़ ये दिया है कि देखें ना कि जब 2006 में हालात ख़राब हुए थे, और ये 2006 में आपको पता है हालात कब ख़राब हुए थे, क्यों ख़राब हुए थे। जो 2006 में हुआ ये था कि जाम कमाल ख़ान साहब के वालिद साहब जाम यूसुफ साहब वज़ीर आला थे, और उस वक़्त नवाब अकबर ख़ान भुट्टी के ख़िलाफ़ मुशर्रफ रजीम ने एक ऑपरेशन किया था बलोचों के ख़िलाफ़। उस ऑपरेशन में नवाब अकबर ख़ान भुट्टी अपने बाकी जो साथी थे उनके साथ शहीद हुए थे, और उसके बाद ज़ाहिर हालात में तो ख़राब होना ही था और हालात ख़राब हो गए। तो अभी जाम साहब कह रहे हैं कि जो 2006 में जो हालात ख़राब हुए थे उसके बाद बड़े जाम साहब यानी कि जाम यूसुफ साहब ने वो खलीज यानी कि मिडल ईस्ट या अरब कंट्रीज़ में उन्होंने जाके थोड़ा बहुत अपना एक बिज़नेस कारोबार वगैरह किए। तो वो जाम साहब के फौतगी के बाद वो जो प्रॉपर्टी है जो दुबई शुबई में जहाँ पे भी है ना, कि कतर में हो सकता है, दुबई में, शारजा में वगैरह, मतलब अरब कंट्रीज़ में, वो प्रॉपर्टी हमने जो है जो ख़ानदान के लोग थे, पसमानदगान थे, उनमें तकसीम की। और ये भी मैं आपको बताऊं, जाम साहब जो है एक भाई एक बहन है, जाम साहब का कोई भाई वगैरह नहीं है। जाम साहब भी इकलौते हैं भाइयों में, और जाम साहब का एक हमशीरा है, वो दो हैं, मतलब जाम यूसुफ साहब के दो औलाद हैं, जाम यूसुफ साहब हैं और उनकी जो है बहन है, हमशीरा हैं, ये दो हैं। ज़ाहिर कि फिर ये जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में तकसीम हुई होगी। अभी जाम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने जो है उसको डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन में। अभी एक तरफ वो मौक़िफ़ आया कि जाम साहब के पास अकामा है, उनका बैरूनी मुल्क जायदाद है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है इलेक्शन कमीशन में। दूसरी तरफ जाम साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान का पहला फ़र्द मैं हूँ जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और ये जो चीज़ें मतलब प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में जो कहा जा रहा है वो डिक्लेयर्ड है, मतलब FBR में भी डिक्लेयर है और इलेक्शन कमीशन में भी वो डिक्लेयर किया गया है। अभी दो मौक़िफ़ ज़ाहिर सामने आ गए, लेकिन अकामा का जो मामला है ना, अकामा का वो जाम साहब का जो दोबारा वज़ाहत आई है, ये अकामा वाला मामला थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है। इसमें बहुत सारे आपको पता है कि सियासतदान जो है वो नाअहल हो गए हैं। अभी बाकी मुमकिन है कि चीज़ें हों। अभी ये अकामे को जो है जाम साहब कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो जब ट्रिब्यून में जब वो जाएगा इलेक्शन, ज़ाहिर कि मामला जो जाएगा ना, ये अकामा मकामा का जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने, जब केस होगा ट्रिब्यूनल में, फिर वो पता चल जाएगा कि वो प्रूफ कर सकेगा जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, या जाम साहब अपना डिफेंड कर सकेंगे। बहरहाल अगला जी, अगला ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नहीं यार, अगला जो है हमारा टॉपिक का जो सेशन है वो ये कि मौलाना हिदायत रहमान साहब, और नहीं इसको छोड़ें, पहले बात करते हैं सादिक संजरानी साहब पे। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का जो चौथे जो साहिबजादे हैं उनकी शादी हुई थी, और दावती वलीमा में मौलाना साहब ने सादिक संजरानी साहब को भी दावत दी थी और आसिफ अली जरदारी साहब को भी दावत दी थी।
एक वीडियो सामने से गुजरी, उसमें जरदारी साहब बैठे हैं, ब्लैड मूड में लोग बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं और साथ में सादिक संजरानी साहब भी बैठे हैं, कुछ और भी राउंड टेबल है उनमें बैठे हुए हैं। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब सादिक संजरानी साहब से कहते हैं कि जी अभी फैज़ हमीद तो चले गए, अब क्या करोगे? समझ गए ना फैज़ हमीद या नहीं समझे? ये बाप, ये वजारतें, ये चेयरमैन सेनेट, ये समझ गए ना आप? अगर बलूचिस्तान का हर फर्द मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब और से वाकिफ़ है, और उन्होंने कहा जी अभी तो फैज़ हमीद नहीं रहा, तो अब क्या करोगे? सादिक संजरानी एक ताना था, ज़ाहिर है एक सियासी, अगर देखा जाए एक मजमे में एक लोग बैठे हों, कोई आपको अगर सादिक संजरानी साहब समझ जाएं तो ये बहुत बड़ा ताना था, शिगान था, बलूची में शिगान कहते हैं उसको, शिगान दिया गया, उसको ताना दिया गया कि भाई आपका जो है माई बाप जो था या गॉड फादर जो था वो तो अब रिटायर हो गए, अब आप कैसे सियासत करोगे? अच्छा, आगे से सादिक संजरानी साहब उनको कहते हैं कि जी आप हैं ना, मतलब आप जरदारी साहब हैं ना, मतलब एक नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी बंदे का जवाब ही तो गैर सियासी होना है ना, आप हैं ना, मतलब ये कि पहले ये गॉड फादर थी, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ज़ाती तौर पर मेरा कोई हैसियत नहीं है, पहले वो फैज़ हमीद साहब हमें मुझे उठा के चेयरमैन सेनेट बना गए, अभी आपके पास आऊँ, आप गॉड फादर बने, आप उठा लें मुझे कहीं पे कोई एडजस्ट कर लें। नॉनसेंस, ऐसा कोई जवाब हो सकता है किसी सियासतदान का? यार आप मतलब इमेजिन करें यार थोड़ा, आप एक आम बंदे को तड़े पे जा रहे हैं, उसको वैसे कोई शिगान ताना मारें, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो इतना मतलब इसलिए कहते हैं ना, ये सिर्फ ये देखें मामला सिर्फ सादिक संजरानी तक नहीं है, ये ताना सिर्फ सादिक संजरानी को नहीं दिया गया है, ये ताना हर उस बंदे को दिया गया है जो फैज़याब शुदा हैं। फैज़याब शुदा में अभी है ना बहुत सारे, अभी मैं नाम गिन गिन के ले लूँ, मतलब ले लूँ नाम, या रहने दें यार, लोग नाराज़ हो जाते हैं। पता है ना बलूचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल गया बलूचिस्तान के लोग वो हैं। ये ताना पे उन सब लोगों पे अप्लाई होती है, उन सब लोगों पे जो फैज़याब शुदा हैं। और फिर ताना कौन दे रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब। मतलब ताना कौन दे रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब ताना दे रहे हैं। क्या फैज़याब शुदा सिर्फ सादिक संजरानी था? हमारे अवारान वाले कज़न साहब, भाई साहब, कुदुस बिजंजो साहब, वो फैज़याब शुदा नहीं थे? वो आपके साथ नहीं हैं। ज़हूर बुलैदी साहब फैज़याब शुदा नहीं थे? वो आपके साथ नहीं हैं। किस किस का नाम लूँ? और हैं ना कि ये मोटे मोटे बाकी भी। सर जरदारी साहब फैज़याब शुदा जब आपके पास आते हैं तो भी फैज़याब शुदा हैं। अब सादिक संजरानी साहब हत्ते चढ़ गए, आपने बता दिया, उनको ताना दे दी, तो फिर यहाँ तो ताना नहीं बनता। यहाँ तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने बोला यार फैज़ चला गया, अब आओ मेरे पास, मेरा बगल बच्चा बनो। फैज़ साहब चले गए, जैसे कि बाकी कुछ लोग नून लीग को प्यारे हो गए, कुछ लोग आपके जरदारी साहब को प्यारे हो गए। तो फिर इस तरह उनको अपनाना चाहिए जिस तरह के बाकियों को अपनाया। जी जिसने ताना मारा सही मारा, जो ताना मारने वाली शख्सियत है ना, वो मेरे ख्याल में थोड़ा रॉन्ग हो गए। किसी और को ताना मारना चाहिए था, किसी जमहूरी पार्टी के या जमहूरी लीडर को ये मारना चाहिए था ताना। अगर मैं थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। इसी 2018 में इसी फैज़ साहब के साथ यही जरदारी साहब ने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जो आप पीपल पार्टी में हैं आजकल, उन्हीं के ख़िलाफ़ एक बगावत बर्पा नहीं की थी, उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं की थी।
उसमें बहुत बड़े अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी। क्या ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था फैज़ साहब के साथ, पीपल पार्टी के जरदारी साहब का, कि 2018 के इलेक्शन से पहले पहले जितने नून लीग के बागी लोग हैं ये पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे, तमाम फ़ायदे याबशुदा लोग पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे और फिर पीपल पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत होगी। ये तो तयशुदा, ये मतलब मैं कहता हूँ ओपन सीक्रेट है ये। बाद में पीपल पार्टी में लोग नहीं गए, बाप चले गए, फैज़याब हो गए दूसरी तरह से, तो फिर सियासी पार्टियों की लीडरशिप को भी नहीं इस तरह तो फिर नहीं ताना देना चाहिए। ताना देना चाहिए लेकिन जिन्होंने दिया है उनको नहीं देना चाहिए था ना। मतलब जो आपके पास है वो धुल जाएगा वॉशिंग मशीन से, ओके इस्त्री साफ़ सुथरा ओके आएगा। अभी वो बेचारा हत्ते चढ़ गया, उसने बता, और ये होना चाहिए देखें, और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कभी कभी लाशऊरी तौर पर आपके साथ जो आपने जो किया है, लाशऊरी तौर पर लोग आपको कहना नहीं चाहते, लेकिन लाशऊरी तौर पर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो ताना बनेगा और शिगान बनेगा, जैसे सादिक संजरानी साहब को वो ताना मिला। तो और करते जाएं जी, और जाएं, फैज़याब होते जाएं। पब्लिक में तो कक्का जो है आपका जो है ना कोई सपोर्ट है, ना सिंपैथी है, ना कुछ है। ये तो पता है बलूचिस्तान के हर एक आम बंदे को पता है। ये जितने लोग हैं जो फैज़याब शुदा हैं, ये सब के सब आरोज़ के जिताए हुए लोग हैं जी। जो फैज़याब शुदा 18 में फैज़याब हुए थे ना, वो पब्लिक का इलेक्टेबल नहीं है, पब्लिक की तरफ से इलेक्ट किए हुए नहीं है। ये तो बलूचिस्तान का हर फर्द जानता है। आगे भी क्या होगा वो फिर देखा जाएगा बहरहाल। अच्छा जी, अभी आते हैं अपना जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी पे। अच्छा, जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, और हक दो तहरीक के बानी भी हैं, उनका इनकलाबी लीडर भी हैं हक दो तहरीक के। और हालिया दिनों में उन्होंने अपने हक दो तहरीक को रजिस्टर भी करवाया है इलेक्शन कमीशन में। तो ये तमाम जो है सूरत को अगर देखें, हमने कल परसों जो है वो ये की थी, बात भी की थी, बल्कि इससे पहले भी बात की थी। इस वक्त थोड़ा सा मेरा ध्यान हट गया, मैसेज आया था, तो बात भी हमने की थी इस पर कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब एक ही टाइम पे दो किश्तियों में क्यों बैठे हुए हैं। दो किश्तियों की सफ़र कहाँ तक जारी रहेगा, या तो जमात इस्लामी या हक दो तहरीक। अगर मौलाना साहब को जमात इस्लामी में रहना है एज ए लीडर, ये नहीं है कि आम वर्कर हैं, जनरल सेक्रेटरी है ना सूबाई वो, तो ये हमने बड़ा एक तनकीदी जायज़ा लिया था मौलाना साहब पे। अभी मैं आपको ब्रेकिंग ख़बर दे रहा हूँ। ब्रेकिंग ख़बर ये है कि मौलाना ने जब उनको खरगोश का सैम्बल बतौर इंतखाबी वो सैम्बल उनको जो है इंतखाबी निशान उनको अलर्ट हुआ और हक दो तहरीक रजिस्टर हुई इलेक्शन कमीशन में, और उनका जो इंतखाबी निशान भी उनको अलर्ट हुआ, तो मौलाना साहब ने सर जमात इस्लामी से रिज़ाइन कर दिया है। ये ब्रेकिंग ख़बर है। अभी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे, उसके रुकन भी नहीं रहे। ये भी अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, साल पहले मैंने मौलाना हिदायतुर रहमान से इंटरव्यू किया था, तो उस टाइम मैंने एक सवाल उनके सामने रखा था, कोई ऐसा वक़्त आ जाए कि आपके पास दो ऑप्शन रह जाएं, या तो जमात इस्लामी या हक दो तहरीक, आप किसको चुनोगे? गो के उस टाइम कैमरे के सामने मौलाना साहब ने और इस सवाल के जवाब में थोड़ा सा वो सोच में पड़ गए चंद सेकंड के लिए कि क्या मैंने जवाब देना है। फिर उन्होंने कहा जी जमात इस्लामी मेरा मतलब ये है, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक दोनों को उसने की, लेकिन अभी ये कि उसने जमात इस्लामी छोड़ दी और इस वक्त वो हक दो तहरीक के सरबराह हैं, और वो जमात इस्लामी से के पास उनका ओहदा नहीं रहा और रुकनीत भी नहीं रही। जमात इस्लामी को शुक्रिया अदा किया है मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने कि हक दो तहरीक को, ये मौलाना हिदायतुर रहमान का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं
हक दो तहरीक को जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, ताउन की है, मदद दी है। उस वक़्त कहा जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अपने लीडरशिप के हवाले कर दिया और वो जमात इस्लामी से फ़ारिग हो गए, ख़ुद को मतलब दामन खलासी की उन्होंने जमात इस्लामी से, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी कर दी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, जब वो ग्वादर में ये जो धरने शरने हो रहे थे ना हक दो तहरीक के, उस टाइम जमात इस्लामी के ख़वातीन लोग, वो जाने कि जमात इस्लामी के जो ख़वातीन विंग है ना, वो उनके हुलिये से, उनके वो कल्चर से आपको पता चल जाता है। वो बुरके में होती हैं, काले बुरके में, और पूरा जो है वो पर्दे में रहती हैं। और ये हमें देखने को मिला ग्वादर के ख़वातीन के रैली में, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे रैली को, डिसिप्लिन कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लीड कर रहे थे, नारे दे रहे थे, तमाम चीज़ हो रही थी। वो उस टाइम हमने कहा कि जी ये जो ख़वातीन का जो रैली हुई है और जिसमें ग्वादर के आम खातून ने शिरकत की है, लेकिन इसको लीड और उसको डायरेक्शन देने वाले जो ख़वातीन थी वो जमात इस्लामी से हैं, उस टाइम हमने कहा था। लेकिन मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने हमारी इस बात को डिनाई किया, उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि कोई वही बात आज मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब मान रहे हैं। इसके साथ साथ उस टाइम हमने कहा था कि हक दो तहरीक को पस पर्दा जमात इस्लामी का एक सपोर्ट मौजूद है उसके साथ, लेकिन चूँकि ग्वादर के अवाम या बलोच पब्लिक या वो जो लोग इस वक्त हक दो तहरीक के साथ हैं, उनकी सोच और नज़रिए में और आपके मौलाना हक दो तहरीक के जमात इस्लामी के नारों में तज़ाद है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने उस टाइम जमात इस्लामी का नारा तक नहीं लगाया, ना नाम लिया उनका। हाँ, ये ज़रूर हुआ था, बाद में सिराजुल हक साहब आए थे और जो उनका धरना हुआ था, पहला धरना, तो उसमें उन्होंने स्पीच की थी। उस स्पीच के बाद मौलाना सिराजुल हक और मौलाना हिदायतुर्रहमान पर उस टाइम तनकीद भी हुई थी, याद है आपको? उस पर भी हमने बात की थी। ये अलग बात है, हम गरीबों की जो है तनकीद, और वो तामीरी तनकीद हो या वैसी कोई जायज़ा हो, वो नज़र नहीं आती। वो मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब भी भूल गए, सही है। तो अब मौलाना हिदायतुर्रहमान जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे, वो मेंबर नहीं रहे। तो आज मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि उन्होंने कहा कि यार एक बंदा मतलब बचपन से, जब से उन्होंने शऊर में आए हैं, पढ़ाई लिखाई, वो एक नज़रियाती पार्टी में रहे हैं। अगर उन्होंने अपने नज़रियाती पार्टी वो छोड़ सकते हैं, उसके से बेवफाई कर सकते हैं, तो ये उनका सवाल है। मैं इधर पब्लिक कर रहा हूँ कि क्या मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ग्वादर के अवाम के साथ क्या कहते हैं, ईफ़ाए अहद या वफ़ा कर सकते हैं? ये सवाल उन्होंने छोड़ा है, मैं व्यूअर्स पे छोड़ देता हूँ, अपने नाज़रीन पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और आइंदा हमारे मुंह से आप नहीं सुनेंगे जी जमात इस्लामी क्या है। अभी जो भी तनकीद होगी या तारीफ़ होगी वो हक दो तहरीक के प्लेटफॉर्म एज लीडर उस पर होगी। आखिरी सेगमेंट है जी, हामिद मीर साहब ने एक वीडियो किया था 1-2 दिन पहले बलूचिस्तान की हिस्ट्री पे। जनरल डायर के जो डायरी है, जनरल डायर जो 1600 तकरीबन 1916 में बलूचिस्तान में रहे हैं, ये वही जनरल डायर हैं। बाद में 1919 में, यानी कि 3 साल बाद, वो इंडिया गए थे। वहाँ पे उन्होंने जुड़वानवाला बाग का जो मशहूर वाक़या है, जहाँ पे लोगों को जलसे के अंदर जो है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड गोलियां मारी गई, उनको शूट किया गया। तो वो पैरा में उन्होंने बात की, लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़ा इंकिशाफ किया। इंकिशाफ उन्होंने ये की कि जी ये जो PDM की शायद हुकूमत थी आलिया, जो 1.5 साल उनकी हुकूमत थी, इस दौर की शायद वो बात कर रहे थे कि
मुझे नून लीग की हुकूमत ने कहा कि जी चूँकि हामिद मीर साहब आपको पता है कि मिसिंग पर्सन लापता अफराद के मामले में पेश रहते हैं। इसका तो बरमला जो बलोच कौम है, बलोच अवाम है, सोशल मीडिया आप उठा के देखें, बरमला इसका एतराफ़ करते हैं और वो एहसान मंद रहते हैं हामिद मीर साहब का इस बारे में। हाँ, अभी भी जब ये ख़वातीन का जो एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद पहुंचा था, बहुत सारे लोग मुझ समेत ये समझते हैं अगर बर वक़्त हामिद मीर साहब वहाँ ना पहुंचते, वो हालात का जायज़ा ना लेते, मुमकिन था कि इस्लामाबाद पुलिस हमारी ख़वातीन बच्चों को दोबारा बस में डाल के, गाड़ियों में डाल के उनको जबरी तौर पर दोबारा कोयटा ला सकती थी इस्लामाबाद पुलिस। ये मेरा भी ख्याल यही है और आम बलोच भी ये समझता है और बाकी लोग बहुत सारे वो समझते हैं। तो एक एहसान है फील करता है एक आम बलोच हामिद मीर साहब के बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि पीडीएम की जब हुकूमत थी, पीडीएम की नहीं, मुझे नहीं अभी अगर मुझसे आगे पीछे कोई बात ना हो, उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे। अच्छा, आपका जो है ये तारड़ साहब, वो जो दाढ़ी वाले साहब हैं, वो उन्होंने मुझे जब मैंने मिसिंग पर्सन की बात की तो इन्हीं हुकूमती नून लीग के वज़रा ने मुझे कहा कि आप लापता अफराद की बात करते हैं तो आप हमें दे दें कोई लिस्ट, आपके ख्याल में जो लोग गायब हैं, लापता हैं, तो कोई लिस्ट मुझे दे दें। तो बकौल हामिद मीर साहब के कि मैंने 50 लोगों की लापता अफराद की एक लिस्ट उनके हवाले कर दी। उसके बाद वो जो लापता अफराद की जो लिस्ट दी उनमें से स्टूडेंट थे, अदीब थे, शायर थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो बकौल हामिद मीर साहब ऑन दी रिकॉर्ड उनका वीलॉग अभी भी रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जी फिर उनमें से वो जो 50 लोगों की लिस्ट मैंने दी, वो एक एक करके जो है बाद में उनकी लाशें मिली। ये हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम नून लीग की लीडरशिप पे लगाई है, नून लीग को कटहरे में खड़ा, बलोच कौम के अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, नून लीग को कटहरे में लाना चाहिए। ज़रा कि हामिद मीर एक मेरे जैसा आम मतलब बंदा तो नहीं है ना। हामिद मीर इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के टॉप के न्यूज़ चैनल के टॉप के एंकर पर्सन हैं और उनका बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज़म है। उन्होंने रिपोर्ट मतलब नीचे सतह से उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया। मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने डेली रोज़नामा औसाफ उसमें उन्होंने शुरू की थी, आगाज़ किया था इस शोबे का। आज वो टॉप के मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब के टक्कर के का शायद कोई जर्नलिस्ट और आपको मिले पाकिस्तान में। और इसके अलावा हामिद मीर साहब जहाँ पर भी अगर आप बैरूनी दुनिया अगर कोई मतलब कोड करना चाहता है, कोई अगर दूसरा कोई एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट कोई ख़बर लिख रहा है या वो प्रोग्राम कर रहा है, वो हामिद मीर को ज़्यादा मुस्नद तरीके से वो कोड करता है, उसको मुस्नद वो समझता है कि हामिद मीर ने जब ये बात कही है तो ये ठीक हो सकती है। अब देखें अगर तमाम वेबसाइटें जब ज़रा कि एज जर्नलिस्ट हम लोग कोट करते हैं ना, हवाला देते हैं, वो हामिद मीर साहब का ज़्यादा हवाला देते हैं। तो एक ऐसे जर्नलिस्ट ने जिसका बैकग्राउंड साफ़ियाना है, जिसका एक बहुत बड़ा जो है सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी, और इस वक्त वो एक बड़े मजबूत पोजीशन पे हैं और एक मजबूत चैनल में भी हैं। तो एक ऐसे जर्नलिस्ट का इल्ज़ाम जो है मेरे ख़्याल में उसको ऐसे हवा में मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पे कोई भी आने वाला हुकूमत, कोई भी आएगी, कोई भी अगर इलेक्शन हो, कोई तो
नून लीग के जिन जिन लीडरशिप का उन्होंने नाम लिया है उनको कटहरे में लाना चाहिए और इसके तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तहकीकात के बाद असल हकीकत खुल के सामने आएगी आपके कि ये जो आमिर मीर साहब का इल्ज़ाम है ये माज इल्ज़ाम था या इसके बैकग्राउंड में पस पर्दा हकीकत भी है। तो ये मेरे ख़्याल में जो हुकूमत आएगी एज ए रियासत इस पे जो है वो एक तहकीकात गैर जानिबदाराना एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। तो इसलिए मैं तो कोई इस बारे में तो कम से कम कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा इस पे थोड़ा सा तबसरा रख लूँ, मैंने आपके सामने रख ली। लेकिन जनरली मेरे अगर आप परसेप्शन पूछें, मेरा ज़ाती अगर ख़्याल आप पूछें, मैं समझता हूँ कि नून लीग के साथ जो जुड़ गए ना अभी ये वो कोई भी हो, अगर वो इस गलत फहमी में हैं कि नून लीग के प्लेटफार्म पे हम बलूचिस्तान में हमें हुकूमत मिलेगी और हम बलूचिस्तान को तरक्की देंगे, ये ऐसे समझो वो सुहाना ख्वाब ही हो सकता है। आपको याद है ना 2013 मेरे जो है मतलब नेशनल पार्टी के दोस्त नाराज़ ना हो, याद है आपको, या जमीयत वाले भी नाराज़ ना हो, याद है आपको 2013 से 2018 तक सीपैक के नाम पे चाइना से जितना पैसा लाया गया ग्वादर के नाम पे, उसमें मगरबी रूट और मशरक़ी रूट पर जो है हमें लगा दिया गया नून लीग की हुकूमत ने। मशरक़ी रूट मगरबी रूट इस पे हमें लगा दिया गया। खान मशर महमूद खान साहब, मीर आसल खान बेजंजर साहब, डॉक्टर मालिक साहब एज वज़ीर आला, ये वो सारे लगे हुए थे मशरक़ी रूट मगरबी रूट। हालांकि कोई मशरक़ी मगरबी रूट था ही नहीं, वो एक फसाना था, उसके पीछे लगा दिया और पूरा जो चाइनीज़ बजट आया सीपैक के नाम से वो सारा उन्होंने सेंटर पंजाब में जो है उन्होंने ख़र्च की ताकि वो 2018 के लिए अपने इलेक्शन जो है वो ख़ुद को मजबूत कर सकें। वो अलग बात है 2018 में कोई और लेयर आ गया उनको बहा के ले गया। नून लीग, मैं समझता हूँ नून लीग के पास ना कोई लीडरशिप है, विजनरी ना लीडरशिप है, ना नून लीग वाले बलूचिस्तान समझते हैं। हाँ, नून लीग की बनस्बत थोड़ा बहुत जरदारी साहब हो गए ना बलूचिस्तान समझते हैं क्योंकि रिश्तेदारी है ना, तालपुर उनसे हमारे रिश्तेदार ही हैं यार। तालपुर हमारे लोग अभी फलिया तालपुर साहिबा, हालांकि वो ख़ुद तो जरदारी है ना, वो हमारी बहू है ना बलूचों की, मतलब तालपुरों की बहू है। जरदारी तो वैसे ही बलोच है, तालपुर भी बलोच है। मोहम्मद हसनियों के साथ तालपुरों का वो रिश्ता है, बलूचिस्तान के रिंदू के साथ उनका रिश्ता है। मतलब ये करीबी जो रिश्ते होते हैं, फिर एक दूसरे का थोड़ा बहुत मिजाज समझ सकते हैं। बलूचिस्तान के लिए कुछ करना ना करना वो अलग सवाल है, लेकिन कम से कम पीपल पार्टी वाले ये जो लीडरशिप है कोई भी है उसमें, वो खुर्शीद शाह साहब हों, जरदारी साहब हों, AYZ जो भी है, वो नून लीग वालों से बेहतर बलूचिस्तान को समझते हैं और एक दूसरे से उनका हाल हवाल है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें और कारकर्दगी बलूचिस्तान में जैसे नून लीग की है वैसे पीपल पार्टी की है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।